Hello students, welcome to the exam counselor. I am Ikra here with the MCQs of lecture 2nd and lecture 3rd. हमने सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कंप्लीट कर लिया था विद कास्ट्स एंड सोशल क्लासेस. तो आज हम उन दोनों टॉपिक्स के जो है MCQs करेंगे, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आप हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, वहाँ आपको काफ़ी सारे MCQ के कोर्सेज़ मिलेंगे, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं. ओके. और अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ओके. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. द क्वेश्चन नंबर 1 सेज द कास्ट स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ एंशिएंट इंडियन सोसाइटी हैड इट्स ओरिजिन इन. जो कास्ट स्ट्रैटिफिकेशन एंशिएंट इंडियन सोसाइटी की थी उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, क्या बेसिस था जो कास्ट स्ट्रैटिफिकेशन थी एंशिएंट इंडियन सोसाइटी की. क्या वो ऑन द बेसिस ऑफ चतुर्वर्ण सिस्टम था, क्या रिलीजन था, क्लास सिस्टम था या पॉलिटिकल सिस्टम था. ओके सॉरी, यहाँ पे सिस्टम है. ओके. तो हमने देखा कि जो एंशिएंट इंडियन सोसाइटी थी उसमें जो कास्ट स्ट्रैटिफिकेशन थी उसका ओरिजिन हमने देखा कि वो कहाँ पे था. ऋग्वेद में था ना. और उसको हम बोलते थे वर्ण सिस्टम, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड चतुर्वर्ण सिस्टम. ओके, यू हैव टू रिमेंबर बोथ. इट्स वर्ण सिस्टम और चतुर्वर्ण सिस्टम. ओके, यस. लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2. ओके, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी डील्स विद विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, उसमें अनटचेबिलिटी के बारे में हमने देखा था कि एक क्लास उसमें जो कास्ट्स में था वो दलित्स का होता था, जो अनटचेबल्स थे. तो आपको मतलब बेसिक पता होनी चाहिए ना कि अनटचेबिलिटी के बारे में, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज ये जनरल में भी आता है ना, हमारा जनरल का भी पोर्शन है तो ये उसमें भी आ जाता है. तो ट्राई टू रिकॉल, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. विच आर्टिकल डील्स विद इट? इज इट आर्टिकल 44? नो, आर्टिकल 44 डील्स विद UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड. Article 19 deals with freedom of speech and expression, है ना, because it is a fundamental right. It deals with freedom of speech and expression. Is it Article 17? Yes, it is Article 17. It deals with untouchability, we know that. It's also a fundamental right, है ना. So Article 17 deals with untouchability, abolition of rather untouchability. And Article 14 deals with इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, है ना. ये बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए ना आर्टिकल्स के बारे में. जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है लाइक फंडामेंटल राइट्स हो गए या DPSPs हो गए या फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई, यू शुड नो अबाउट दिस बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम्स ना. ओके, सो व्हाट वाज आवर आंसर? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी डील्स विद विच आर्टिकल? आर्टिकल 17. आर्टिकल 17. ओके, हाँ जी. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. Now question number 3 says which of the following largely determines one's position in the caste system in India. क्वेश्चन बता रहा है कि जो कास्ट सिस्टम है ना, हम कैसे डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा इंसान किस कास्ट में है. वो कैसे डिटरमिन होता है? क्या एक इंसान की वेल्थ से होता है? नहीं. क्या ऑक्यूपेशन से होता है? नहीं. क्या एजुकेशन से होता है? नहीं. हमें पता है जो कास्ट सिस्टम है ना वो बाय बर्थ होता है, वो हेरिडिटी होता है ना. क्योंकि अगर कोई इंसान किसी कास्ट में पैदा होता है तो वो उसी कास्ट में रहता है ना, वो चेंज नहीं कर सकता अपनी कास्ट को. तो हमें पता है कि जो बेसिक चीज़ है वो है बाय बर्थ और इट्स बाय हेरिडिटी. ओके, यस. लेट्स मूव फॉरवर्ड. क्वेश्चन नंबर 4 सेज व्हाट इज़ द मेजर फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द परसिस्टेंस ऑफ कास्ट सिस्टम इन मॉडर्न इंडिया. तो बोल रहा है कि जो मॉडर्न इंडिया में अभी भी जो कहीं कहीं पे परसिस्ट कर रहा है ना कास्ट सिस्टम अभी भी, तो मॉडर्न इंडिया बता रहा है ना, तो अभी भी जो परसिस्ट कर रहा है कास्ट सिस्टम कुछ एरियाज़ में या कुछ लोकेलिटीज़ में या कुछ जगहों पे, उसका रीज़न क्या है, मेजर फैक्टर क्या है? क्या वो एजुकेशन है? नहीं जी, एजुकेशन की वजह से नहीं होता. क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है? नहीं, हमें पता है गवर्नमेंट पॉलिसी से तो कम हो जाता है.
क्या वो अर्बनाइजेशन है? नॉट एट ऑल। देन व्हाट इज़ इट? इट्स सोशल कस्टम्स एंड बिलीफ्स, क्योंकि जो सोशल कस्टम्स बिलीफ्स चले आ रहे हैं ना, लाइक एंशिएंट टाइम से जो अभी भी चले आ रहे हैं, तो उन चीज़ों की वजह से जो है अभी तक परसिस्ट कर रहा है कास्ट सिस्टम हमारे मॉडर्न इंडिया में। ठीक है, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 says which system of social hierarchy divides society into 4 main varnas और categories? तो बोल रहा है कौन सी सोशल हायरार्की है, कौन सा सिस्टम है ऐसा, सिंपल क्वेश्चन है ना, कौन सा ऐसा सिस्टम है जो डिवाइड करता है सोसाइटी को 4 वर्नाज में? क्या वो जाति सिस्टम है, क्या वो वर्ण सिस्टम है, क्या वो कास्ट सिस्टम है, या फिर ट्राइबल? हमें पता है वो वर्ण सिस्टम है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ऋग्वेद में ओरिजिन है वर्ण सिस्टम का, और उसी में जो है ना 4 डिविजन्स किए गए हैं, है ना, ब्राह्मण्स, क्षत्रियाज, वैश्याज एंड देन शूद्राज, है ना। तो हमें पता है जो 4 कैटेगरीज किस में की गई है? वर्ण सिस्टम में। ओके ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। Now question number 6. What does question number 6 say? Which religious movement in India historically challenged the caste system by advocating equality among all individuals? तो क्या हुआ ना, हम थोड़ा समझते हैं। जब यहाँ पे ब्राह्मणिज्म था ना पीक पे इंडिया में, एंशिएंट इंडिया में, क्योंकि हमने पढ़ा ना ब्राह्मण्स काफ़ी अपने आप को सुपीरियर समझते थे, और उन्होंने वैसा एक सिस्टम क्रिएट किया था कि ब्राह्मण्स टॉप पे रहेंगे, उसके बाद जाके क्षत्रियाज होंगे जो रूलर्स होंगे, उसके बाद जाके वैश्याज होंगे जो ट्रेडर्स होंगे, एंड देन शूद्राज होंगे। तो क्या हुआ ना, उस टाइम के अराउंड ये जो ब्राह्मणिज्म जब पीक पे था ना, तो जो शूद्राज थे ना उनके साथ काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटी होती थी। शूद्राज के साथ काफ़ी ज़्यादा, हमने ऑलरेडी पढ़ा है ना लेक्चर में कि शूद्राज के साथ काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटी होती थी। तो फिर क्या हुआ ना, उसी टाइम के अराउंड वी कैन से अराउंड 5th सेंचुरी BC, अराउंड 5th सेंचुरी BC क्या हुआ कि एक महान इंसान थे, कौन? गौतम बुद्ध। हम सब जानते हैं ना बुद्धा, जिनका असली नाम सिद्धार्थ है ना, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। तो क्या हुआ, अराउंड 5th सेंचुरी BC उन्होंने क्या किया, उन्होंने किसका ओरिजिनेट किया? बुद्धिज़्म का। और बुद्धिज़्म किस वजह से वजूद में आया? बुद्धिज़्म इसी वजह से आया क्योंकि जो कास्ट सिस्टम की वजह से जो इनइक्वालिटीज़ हो रही थी, उन चीज़ों को कम करने के लिए उन्होंने बुद्धिज़्म का ओरिजिनेट किया। और बुद्धिज़्म जो रिलीजन है उसमें क्या था कि हर कोई वर्ण, उसमें पहले तो उसमें कास्ट सिस्टम था ही नहीं, तो उन्होंने बोला जो भी इंसान है हर कोई इक्वल होता है, कोई इनइक्वालिटी नहीं है, और उन्हें बोला हर किसी को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, चाहे वो रिलीजियसली हो, पॉलिटिकली हो, इकोनॉमिकली हो, हर कोई इक्वल है। तो उस वजह से क्या हुआ, जो कास्ट सिस्टम है उसकी इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म किया गया। ठीक है, तो कौन सा रिलीजन है? बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म इज़ द रिलीजन विच ओरिजिनेटेड। ओके, हाँ जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 says which term is used to describe the practice of marrying within one's own caste? कौन सी टर्म हम यूज़ करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए अगर कोई शादी करता है अपनी ही कास्ट में, ना, अगर अपनी ही कास्ट में शादी करते हैं तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? हमारा पहला ऑप्शन है हेटेरोगैमी। हेटेरोगैमी क्या होता है? हेटेरो हमें पता है, हेटेरो वर्ड मतलब ये होता है डिफरेंट, तो ये तो हो गया अगर डिफरेंट कास्ट्स हो, तो ये नहीं हो सकता ना। देन एक्सो, एक्सो का हमें मतलब पता है, एक्सो मतलब बाहर होता है ना, आउटसाइड, तो ये तो आउटसाइड हो गया। देन एंडोगैमी, एंडोगैमी का मतलब होता है विद इन वंस ओन कास्ट, क्योंकि एंडो है ना, एंडो का मतलब ही होता है ना इनसाइड, एंडो का मतलब ही इनसाइड होता है, तो एंडोगैमी मीन्स विद इन वंस ओन कास्ट। अब दूसरा है होमोगैमी। होमोगैमी का मतलब क्या है? होमोगैमी मीन्स अगर इंसान अपने ही क्लास में ना, अपना कोई सेम स्टेटस वाला या अपने ही क्लास का कोई हो ना, वहाँ पे शादी करे, लाइक एजुकेशन के हिसाब से हम देखिए सेम होंगे, या फिर वेल्थ के हिसाब से सेम होंगे ना लोग, तो उसको होमोगैमी कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग विद इन वंस ओन कास्ट, तो आवर आंसर इज एंडोगैमी। एंडोगैमी इज द राइट आंसर। ओके ओके, देन क्वेश्चन नंबर, सॉरी यहाँ पे शायद नंबरिंग कुछ गलत हो गई है, ओके डोंट माइंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज
Which social movement aimed at promoting social and economic equality for the lower castes in India? मुझे ऐसी कौन सी मूवमेंट शुरू की गई थी, सोशल मूवमेंट, जिसने क्या किया, जो इनइक्वालिटीज़ हो रही थी ना लोअर कास्ट लोगों के लिए, तो उसको क्या किया, उसको कम करने की कोशिश की और उनके बीच जो है ना इक्वालिटी लाने की कोशिश की। वो कौन सी मूवमेंट थी वो? पहले हम देखेंगे ना वो कौन लोग थे जो लोअर कास्ट थे। ये ऑटोमेटिकली सिंपल बन जाएगा। जो लोअर कास्ट थे ना वो दलित्स थे, जो सबसे लोअर थे, है ना। तो अगर वो दलित्स थे तो हमारे पास वो सामने आंसर है, दलित मूवमेंट, है ना। अगर हम फिर भी ऑप्शंस को देखें ना, स्वदेशी मूवमेंट, हमें पता है स्वदेशी का मतलब क्या होता है, विद इन ओन कंट्री। तो स्वदेशी मूवमेंट क्या थी ना, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी ताकि हम अपनी कंट्री के प्रोडक्ट्स को यूज़ करें, ताकि हम जब ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस था ना, उसके रिलेटेड स्वदेशी मूवमेंट थी। और जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ये हमें पता है, ये एग्रीकल्चर के रिलेटेड है। और जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ये भी किसके रिलेटेड है, जब हमारे इंडिपेंडेंस का टाइम था उसके रिलेटेड है ना, जब स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस हो रहा था कि हम कोऑपरेट नहीं करेंगे गवर्नमेंट के साथ, नो कोऑपरेशन। तो हमें पता है हमारा आंसर है दलित मूवमेंट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 says, which term is used to describe individuals who are considered outcasts and traditionally faced social discrimination and exclusion in Indian society? तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसे कौन से लोग थे ना, कौन सा ग्रुप था जिनको आउटकास्ट बोला जाता था, कि आप कास्ट में तो हो ही नहीं, आप बाहर ही हो कास्ट से। और उनके साथ क्या किया जाता था, सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन, उनको टोटली एक्सक्लूड किया जाता था सोसाइटी से। कौन लोग थे वो? क्या वो वैश्याज थे? नहीं, वैश्याज तो ट्रेडर्स थे। क्या वो क्षत्रियाज थे? नहीं, क्षत्रियाज तो रूलर्स थे। तो कौन थे वो? दलित्स। यस, वी नो दैट। शूद्राज तो लोअर कास्ट थे लेकिन वो आउट कास्ट नहीं थे, क्योंकि कास्ट में तो यही चार आते थे ना, ब्राह्मण्स, क्षत्रियाज, वैश्याज एंड शूद्राज। और जो दलित्स थे उनको बोला जाता था कि आप आउट कास्ट है, आप तो कास्ट में है ही नहीं, आप कास्ट के बाहर ही हो, उनको टोटली एक्सक्लूड किया जाता था। सो आवर आंसर इज दलित्स। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, which socio-economic factor significantly contributed to the perpetuation of inequality in India? तो पूरा ऐसा कौन सा सोशो इकोनॉमिक फैक्टर था जिसकी वजह से क्या हुआ, इनइक्वालिटी इंडिया में परपेचुएट हुई? कौन सा फैक्टर था ऐसा? क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन था? नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था। अर्बनाइजेशन भी नहीं था। टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल भी नहीं है, टेक्नोलॉजी में तो है ही नहीं ऐसा कुछ इनइक्वालिटी जैसा। तो फिर लैंड ओनरशिप राइट्स, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना लैंड ओनरशिप राइट्स क्या हुआ उसकी वजह से, कि कुछ लोग लैंड लॉर्ड्स बन गए, उन्होंने अपने आप को सुपीरियर समझना शुरू किया। कुछ लोग पीजेंट्स थे जिन्हें काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ फेस करनी पड़ती थी। तो लैंड ओनरशिप राइट्स की वजह से क्या हो गया, इनइक्वालिटी परपेचुएट हुई इंडिया में। ओके, यस, लेट्स मूव फॉरवर्ड। Question number 11 says, which government policy aimed to uplift marginalized communities by providing preferential access to education and employment opportunities? तो बोल रहा है ऐसी कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसी आई जिसकी वजह से क्या हुआ, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ थी, जो काफ़ी बेचारे ना पछड़े हुए लोग होते हैं, जो काफ़ी पीछे रह गए थे डेवलपमेंट में या फिर एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, उनके लिए जो लाई गई पॉलिसी, वो कौन सी पॉलिसी है? क्या वो पॉलिसी रिजर्वेशन पॉलिसी है? क्या वो लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, या ग्लोबलाइजेशन? अगर हम देखें ना लास्ट थ्री को, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, हमें पता है ये तीनों टर्म्स इकोनॉमी के रिलेटेड है ना। ड्यूरिंग 1991 जब इंडिया की इकोनॉमी को ओपन कर दिया गया था ना, मिक्स्ड इकोनॉमी बन गई हमारी, उस टाइम पे लाए गए थे एलपीजी रिफॉर्म्स, है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इन तीनों का तो कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ के साथ। तो फिर हमारा राइट ऑप्शन है रिजर्वेशन पॉलिसी। जो रिजर्वेशन लाई गई ना मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के लिए, कि उनके लिए कुछ रिजर्वेशन रखी जाती है एजुकेशन में भी, एम्प्लॉयमेंट में भी, जॉब्स में भी, तो उस चीज़ को बोलते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी। ओके, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। हमें चूज़ करना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसमें। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है क्लास सिस्टम इज़ अ क्लोज सिस्टम। क्या क्लास सिस्टम क्लोज सिस्टम है? नहीं, हमने पढ़ा था ना कि क्लास सिस्टम में क्या होता है, अगर कोई इंसान लोअर क्लास का है तो अगर वो थोड़ी सी मेहनत करेगा तो वो आराम से मीडियम में जा सकता है ना, और मेहनत करेगा और पैसे कमाएगा तो अपर में भी पहुंच जाएगा।
तो फिर क्लास सिस्टम क्या क्लोज सिस्टम है? हम बोलेंगे नहीं, क्लास सिस्टम क्लोज सिस्टम नहीं है। देन इट सेज कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम ओपन सिस्टम है क्या? कास्ट सिस्टम ओपन सिस्टम है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने देखा था कास्ट तो बाय बर्थ होती है, तो ये ओपन कैसे हुआ? जो जिस कास्ट में पैदा होगा वो उसी में होगा, तो वो तो चेंज ही नहीं हो सकता है, तो फिर वो ओपन सिस्टम नहीं है। सॉरी, ओके। देन स्ट्रैटिफिकेशन। Stratification is universal. Is stratification universal? Yes, stratification is universal. We have already read that ना, कि stratification तो हर जगह है, हर एक कंट्री में है। ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री में stratification है, लेयर्स है, या रैंकिंग है, या हायरार्की है, या कैटेगरीज है, और बाकी कंट्रीज़ में नहीं है। नहीं, ये कंट्री लेवल पे भी है, ये स्टेट लेवल्स पे भी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इवन हमारी फैमिलीज़ में भी है ना। तो stratification is universal. Okay. Yes. Next question says which among the following is a feature of class system? तो बोल रहे क्लास सिस्टम जो है ना, उसका फीचर कौन सा इसमें से? हमें पता है क्लास सिस्टम जो हमने पढ़ा था कि क्लास सिस्टम जो होता है वो ओपन सिस्टम है। यस, क्योंकि क्लास इंसान चेंज कर सकता है अपने अकॉर्डिंग। अचीवेबल है क्या? अचीव्ड स्टेटस है। यस, क्योंकि हम अपना ये जो स्टेटस होता है ना, क्लास होता है, वो खुद अचीव करते हैं। अगर हम पैसे कमाएं तो हम मिडिल क्लास अचीव करेंगे, और ज़्यादा पैसे कमाए तो अपर क्लास अचीव कर सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता कुछ नुकसान हो गया, हालत ख़राब हो गई हमारे इकोनॉमिकली, तो हम लोअर क्लास में भी जा सकते, तो ये अचीव्ड स्टेटस है। देन इज़ इट यूनिवर्सल? यस, क्लास सिस्टम तो हर जगह पे है, तो यूनिवर्सल भी है। देन आवर आंसर इज़ ऑल ऑफ द एबो। ओके, आवर आंसर इज़ ऑल ऑफ द एबो। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इफ़ यू पीपल रिमाइंडेड ना, कल मैंने आप लोगों को जब क्लास स्टार्ट हुई थी ना, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी, और किन की डेफिनेशन दी हुई है उनका नाम भी मैंने बताया था, और मैंने कहा था कि आप ये नोट डाउन करके रखें। हियर कम्स द क्वेश्चन फ्रॉम दैट. ओके, the definition: a social class is a category or group of persons having a definite status in a society which permanently determines their relation to the other groups. ये definition किन्होंने दी है? A social class is a category or group of persons जिनका एक definite status होता है सोसाइटी में। किन्होंने दी है? क्या ये वेबर ने दी है, क्या ऑगबर्न ने दी है, क्या गिस्बर्ट ने दी है, या मैकलवेल एंड पेज ने दी है? तो मैंने आपको कल बताया था कि इनका नाम क्या है पूरा? पी गिस्बर्ट। पी गिस्बर्ट इन्होंने दी हुई है ये डेफिनेशन। ओके, ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ क्लास सिस्टम? तो अब बोले क्लास सिस्टम की डिटर्मिनेंट्स क्या है? डिटर्मिनेंट्स मतलब कौन सी चीज़ है ना जो डिटर्मिन करती है क्लास सिस्टम को? कैसे हम बोल सकते हैं कि क्लास सिस्टम कैसे डिटर्मिन होगा, किन चीज़ों से होगा? क्या वो वेल्थ से होगा, क्या ऑक्यूपेशन से होगा, क्या बर्थ से होगा, या फिर बोथ ए एंड बी? यस, सो वी नो कि क्लास सिस्टम पहले बर्थ के साथ तो कोई लेना देना नहीं है इसका, है ना, क्योंकि बर्थ तो कास्ट के रिलेटेड होती है और हम क्लास की बात कर रहे हैं। सो हमें पता है वेल्थ भी है, ऑक्यूपेशन भी है, और हमने तीसरा पढ़ा था एजुकेशन भी है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 है। देन आवर आंसर इज बोथ 1 and 2. ओके, ओके, मूविंग फॉरवर्ड, द लास्ट क्वेश्चन, द बुक्स कास्ट एंड क्लास इन इंडिया एंड कास्ट एंड रेसेस इन इंडिया आर रिटन बाय। कल मैंने आपको क्लास में ये भी पढ़ाया था, है ना, किन्हों की लिखी हुई बुक्स है ये 2? कास्ट एंड क्लास इन इंडिया एंड कास्ट एंड रेसेस इन इंडिया। किन्होंने लिखी है? यस, आवर आंसर इज G.S. Gore. G.S. Gore is the right answer. You must write down these books and authors. These are important. Okay. Okay, so this ends our lecture. Thank you.